हेलो एवरीवन। अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर। और फर्स्ट लेक्चर में अपन ने साइकेट्री और साइकोलॉजी की डेफिनेशन या अपन साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते थे और साइकेट्री में क्या पढ़ते हैं, ये इन दोनों बातों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अपन ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है उसके अंदर माइंड की नॉर्मल स्टडी की जाएगी और जो साइकेट्री है उसमें माइंड की एबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी किया जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में अपन ने कहा था माइंड के बारे में कि जो माइंड होता है वो क्या है, तो फंक्शनल पार्ट अपन ने बताया था और उसके कुछ कंपोनेंट्स अपन ने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और माइंड से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं जिनका रिलेशन, जिनका कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मेंटल इलनेस से होगा। और अगर आप इन दोनों मॉडल को समझ लेते हैं तो उसके बाद आपका जो माइंड के बारे में आपके एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अपन बार बार माइंड जो यूज़ लेते हैं वर्ड, वो एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट होता है इलनेस में, किस तरीके से वो बिहेवियर अराइज करता है। ये सारी बातें अपन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। दोनों कंपोनेंट्स आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इनका जो लिंक है, इनका जो कनेक्शन है वो अदर बहुत सारी मेंटल इलनेस के अराइज होने से है, या बिहेवियर के अराइज होने से है, या आप किस तरीके से काम करते हैं उसमें माइंड का क्या रोल है। आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, प्यार से बात करते हैं, या कोई मेंटल इलनेस आपकी होती है, या नॉर्मल माइंड किस तरीके से एक्ट करता है, ये सारी बातें आज अपन इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे दो फेमस मॉडल्स के बारे में जो साइकेट्री के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एक मॉडल जिसका नाम है टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा जो मॉडल है उस मॉडल का नाम है ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड और टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड। ये दो मॉडल्स, ये दो थ्योरीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड और दूसरा ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। देखो दोस्तों, इन दोनों के अंदर सबसे पहले बात करें अपन इस टोपोग्राफिकल मॉडल की। आज अपन इस लेक्चर में इन दोनों मॉडल्स को ही पढ़ेंगे। क्लियर है। सिर्फ इन दोनों मॉडल्स को अपन पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। उसके बाद में अपन उसी से लिंक जो है ट्रायोलॉजी, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले टोपोग्राफिकल मॉडल। सभी जहाँ पर बैठे हैं एक सही पोजीशन में बैठ जाएंगे और आने वाले 20 मिनट में आपको ये समझा दूंगा मैं, और सिर्फ 20 मिनट में आपको ट्रायोलॉजी समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड मत करना, कंटिन्यू देखना। क्लियर है। तो देखो, टोपोग्राफिकल जो मॉडल होता है, इस टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर माइंड के रीजन्स के बारे में बताया गया है। इसके अंदर जो माइंड के रीजन्स हैं, उन रीजन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इस माइंड के 3 रीजन बताए हैं। ये जो माइंड है अपना, जो अपन कल की क्लास में पढ़े थे, इस माइंड के टोपोग्राफिकल मॉडल में कितने रीजन बताए हैं? 3। इन्होंने कहा कि जो माइंड होता है उसके 3 पार्ट हैं, 3 रीजन हैं जिसके अंदर माइंड एक्ट करता है। कौन कौन से 3 रीजन हैं? कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 माइंड के रीजन्स बताए हैं इन्होंने, और इन तीनों को इंक्लूड करके
देखना दोस्तों, एक तो अपन ने कहा है टोपोग्राफिकल मॉडल या फिर रीजन्स ऑफ माइंड, और इसके लिए जिस फिनोमिना से समझाया गया है इस मॉडल को, उस मॉडल का नाम है आइसबर्ग। ध्यान रखना, आइसबर्ग जो फिनोमिना है वो आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आता है, ठीक है। इसके अलावा साइकेट्री में भी आएगा, और साइकेट्री में आइसबर्ग जो फिनोमिना है उस आइसबर्ग फिनोमिना का रिलेशन जो होगा वो टोपोग्राफिकल मॉडल से होगा या रीजन्स को समझने के लिए होगा। आइसबर्ग फिनोमिना में जो सिगमंड फ्रूड है, ये जो टोपोग्राफिकल मॉडल दिया, ये जो रीजन्स दिए, इसके अंदर जो रोल है वो किनका है? सिगमंड फ्रूड का। क्लियर है? सिगमंड फ्रूड ने थ्योरी दी थी टोपोग्राफिकल मॉडल की, जिसके अंदर उसने माइंड के 3 रीजन बताए, और जिस फिनोमिना के थ्रू उन्होंने ये क्लियर किया उसका नाम क्या है? आइसबर्ग फिनोमिना। स्टार लगा लेना। इस फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे? आइसबर्ग फिनोमिना, जिसके अंदर आपने जब नर्सिंग की उस टाइम पे पढ़ा होगा कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस 3 प्रकार के माइंड होते हैं। और सिगमंड फ्रूड ने एक जार लिया और उसके अंदर पानी डाला, और उस पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला, और उन्होंने बताया कि जो जितना बर्फ का टुकड़ा, जितना जो आइस है, उस आइस का पार्ट वाटर में है, पानी में है, वो टोटल अनकॉन्शियस माइंड कहलाएगा। मतलब मैक्सिमम पार्ट आइस का वाटर के अंदर रहेगा और मिनिमम पार्ट वाटर का आइस का वाटर के ऊपर रहेगा। जो मैक्सिमम पार्ट होता है उस मैक्सिमम पार्ट को उन्होंने कहा अनकॉन्शियस माइंड, और जो मिनिमम पार्ट है उस मिनिमम पार्ट को उन्होंने कहा कॉन्शियस माइंड। और इन दोनों के बीच में ये जो एक पार्ट होता है, इस पार्ट को इन्होंने कहा प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस माइंड। आप सब कॉन्शियस भी कह सकते हैं, प्री कॉन्शियस भी, दोनों टर्म बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए अपन सब कॉन्शियस बढ़िया टर्म नहीं मानते हैं। एक अच्छी टर्म की बात करें इसके लिए तो आप कौन सी यूज करेंगे? प्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड। क्लियर है? तो इन्होंने इस आइसबर्ग फिनोमिना के थ्रू समझाया कि माइंड के कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं। कैसे समझाया इन्होंने? एक जार लिया, उसमें इन्होंने पानी डाला और पानी के अंदर एक आइस का एक टुकड़ा डाला, और उस आइस के टुकड़े के द्वारा उन्होंने समझाया कि मैक्सिमम पार्ट पानी के अंदर है। इसका मतलब अपना जो माइंड होता है, अपने जो माइंड है, इसका मैक्सिमम पार्ट भी छिपा हुआ रहता है। मतलब मैक्सिमम पार्ट कौन सा रहेगा? अनकॉन्शियस। ये जो पानी के अंदर इतना बड़ा पार्ट है ये पूरा अनकॉन्शियस है, जो मिनिमम है वो कॉन्शियस है, और इनके बीच में जो है इसको क्या कहेंगे? प्री कॉन्शियस। इस फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे? आइसबर्ग फिनोमिना। क्लियर है? जिसके अंदर इन्होंने आइस के टुकड़े के थ्रू आपको इस माइंड के 3 लेवल के बारे में समझाया है। अब अपन बात करते हैं, देखो इन तीनों माइंड को इन्होंने डिवाइड तो कर दिया, आइसबर्ग फिनोमिना के थ्रू पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब अपन समझते हैं इन तीनों की क्या स्पेशलिटी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? कॉन्शियस माइंड के बारे में। याद रखना दोस्तों, कॉन्शियस माइंड जो होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है, ये आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फुली अवेयर रखता है। जब आप पूरा फोकस करके रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर फोकस रखते हैं, उस दौरान आपका माइंड जब काम कर रहा होता है वो कौन सा वाला करेगा? कॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में जो आपका माइंड काम करता है वो कौन सा वाला करता है? अनकॉन्शियस माइंड। याद रखना, जिसके अंदर आपको रीजनिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, जिसके अंदर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी बॉडी या
आपका माइंड आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली वर्क करवाता रहता है। मतलब मैक्सिमम डेली लाइफ में आप जो काम करते हैं वो सारे कौन से माइंड के थ्रू ऑपरेट होते हैं? अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू। आपका चलना, उठना, बैठना, खाना, नहाना एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बाइक ड्राइव करना। जब आप स्टार्टिंग में बाइक ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं अपन, तब आपका माइंड काम कौन सा करेगा? कॉन्शियस माइंड। आप पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं क्लच दबाना तो नहीं भूल गए, गियर आपको पता नहीं है किस तरीके से लगाना है, आप आगे पीछे साइड में हर जगह आपका पूरा ध्यान रहता है। बताओ आपका कौन सा माइंड काम कर रहा होगा? कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद में आपको किधर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली बाइक को ड्राइव करते रहते हैं, इधर फ़ोन पे आपका ध्यान है लेकिन बाइक ऑटोमेटिकली चल रही है। इसका मतलब मैक्सिमम जो काम कर रहे हैं आप वो कौन से माइंड से कर रहे हैं? अनकॉन्शियस माइंड से। तो देखो, जैसा कि बर्फ का टुकड़ा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैक्सिमम पानी के अंदर है, वैसे अपना माइंड भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पानी के अंदर है, मतलब दिखाई नहीं देता है। और जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो माइंड कॉन्शियसली वर्क करता है, मतलब जो कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर रखता है। और इन दोनों के बीच में ये तो क्या हो गया, जैसे कि आप रीजनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप फोकस की बात करते हो, ठीक है, इन सब के अंदर जो काम कर रहा है वो कौन सा वाला कर रहा है? कॉन्शियस, जिसके अंदर आपको फुली अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। इसको अपन कौन सा वाला कहेंगे? कॉन्शियस माइंड कहेंगे। लेकिन जिसके अंदर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड जो होता है, स्वतः स्पॉन्टेनियस, जिसके अंदर आपको कहीं पर भी ज़्यादा सोचने की, कॉग्निशन की, इंटेलेक्चुअलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अपन कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, मतलब प्राइमरी थिंकिंग। प्राइमरी थिंकिंग होता है ये, जिसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में विचार आया कि मेरे को नहाना चाहिए, आप उठ करके नहाने चले गए, नहा रहे हैं और आपके माइंड में और कुछ चल रहा है, आपका ध्यान नहाने पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप सोच रहे हैं तो आज साबुन लगाना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तब जाकर के आपका माइंड डाइवर्ट होगा और फिर आपका उस पार्टिकुलर जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे ध्यान हट जाएगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसा कि नॉर्मली आप मोबाइल पर बात करते हैं, बाइक ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन बात करते करते कई बार आपका पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है? मोबाइल पर, और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना, नॉर्मली जितनी भी आप एक्टिविटी करते हो वो अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट की जाती है और मिनिमम जो होती है वो कौन से माइंड से काम कर रही है? कॉन्शियस माइंड से, जिसके अंदर आपको फुली अवेयर रहने की ज़रूरत है। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये प्राइमरी थिंकिंग, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? अनकॉन्शियस माइंड में होता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया कि बताओ बिहेवियर कौन से माइंड से ऑपरेट होता है? स्टार लगा लेना दोस्तों। इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम बिहेवियर ऑपरेटेड बाय द, आप कहेंगे अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो आपका बिहेवियर होता है उसको ऑपरेट करने वाला माइंड कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड। दूसरी बात ध्यान रखना, ड्रीम्स जो आते हैं, ड्रीम्स नीमांस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ड्रीम्स होते हैं वो कौन से माइंड से राइज होते हैं?
आपको ध्यान रखना है अनकॉन्शियस माइंड। कौन से माइंड से अपीयर होंगे ड्रीम्स? अनकॉन्शियस। लिख लेना अच्छे से, अनकॉन्शियस माइंड का रोल बिहेवियर में रहेगा। अगर आपको कोई कहता है कि बिहेवियर, अभी बिहेवियर क्या है? बिहेवियर क्या है? आप जितने भी एक्ट कर रहे हैं, चलना, नहाना, खाना पीना, बात करना, सोना, ये सारे एक्टिविटी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, उसको अपन क्या कह देंगे? बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर आपके अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होता है मैक्सिमम। ड्रीम्स कौन से माइंड से आते हैं? इस अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। ये प्राइमरी थिंकिंग लेवल है जिसमें आपको फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के फोकस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन बात करें कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, तो देखो इसके अंदर रीजनिंग या फिर अटेंशन की जरूरत है, रेगुलर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्री कॉन्शियस में क्या डिफरेंस है ये समझो आप। अब देखो प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है ये नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता है, ये नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होगा। इसके अंदर आप पूरा ध्यान रखेंगे, आप फुल्ली अवेयर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में जब आप और ज्यादा फोकस करेंगे पार्टिकुलर किसी एक ही मेमोरी के बारे में, तो आपके कौन से माइंड की मेमोरी बाहर निकल के आएगी? इस प्री कॉन्शियस माइंड की मेमोरी। देखो इसको इस तरीके से आप समझे, अपने माइंड के अंदर 3 टाइप की मेमोरीज सेव होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो इमीडिएट मेमोरी, एक रिसेंट मेमोरी, एक रिमोट मेमोरी। एक इमीडिएट मेमोरी, एक रिसेंट मेमोरीज, एक रिमोट मेमोरी। इमीडिएट जो वर्किंग मेमोरी होती है, अभी आप सभी पढ़ रहे हैं, अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका कौन सा माइंड काम कर रहा है दोस्तों? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इमीडिएट मेमोरी, अभी जस्ट जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको माइंड के अंदर डेटा सेट होते जा रहे हैं। मतलब कॉन्शियस माइंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटाज को रिसीव करता है। ध्यान रखना, जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटाज को क्या करता है? रिसीव करता है। इसके बाद में जब कुछ टाइम हो जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, तो ये इमीडिएट मेमोरी नहीं होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रिसेंट मेमोरी में। और अब ये मेमोरी हमेशा आपके माइंड में नहीं रहेगी, ये दूसरे माइंड में चली जाएगी। और अगर आप इसको बाहर निकालना है तो आपको इस पार्टिकुलर डेटा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा कि सर ने 3 प्रकार की मेमोरी कौन सी बताई थी? इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। ये जो आप जिस माइंड से बाहर निकाल कर लाए हो 1 घंटे बाद, ये मेमोरी कौन सी वाली? रिसेंट। और इसमें माइंड का रोल कौन सा? सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस। और दोस्तों ध्यान रखना, रिमोट मेमोरीज जो होती है वो कहाँ चली जाती है? अनकॉन्शियस माइंड में, और हमेशा ड्रीम्स के थ्रू बाहर निकलती है। या फिर वह सारी मेमोरीज, वह सारी अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड इम्पल्स जो कि आप श्योर नहीं कर पा रहे थे, जिनको अचीव नहीं कर पा रहे थे, वो सारी कहाँ चली गई? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और अब वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। ध्यान रखना, इसी वजह से कहा जाता है कि आपके जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है बिहेवियर में। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप डेली लाइफ के अंदर महसूस करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वही कौन से माइंड में जाती है? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और धीरे धीरे आप वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आई है। कॉन्शियस माइंड जिसके अंदर रीजनिंग प्रोसेस जरूरत होती है, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितने भी स्टिमुलाइज हैं उनको रिसीव करता है। इसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड जो कि प्राइमरी थिंकिंग होती है, और इसी माइंड से बिहेवियर ऑपरेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा ड्रीम्स अराइज होते हैं। अब देखो सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड का
क्या रोल है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, ध्यान रखना। ये दोनों के बीच में बैरियर होता है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, बैरियर। ये दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। कॉन्शियस माइंड के जितने भी कंपोनेंट हैं वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, और अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर ड्रीम कैसे आ गए, तो फिर सपने कैसे आ गए? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप सोते हैं, जब आप सोते हैं उस दौरान आपका प्री कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कर जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जब आपका प्री कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट कहाँ पहुँच जाते हैं, इस कॉन्शियस माइंड में, और अपन इसी को क्या कहते हैं, ड्रीम्स। याद रखना, जब आप सो रहे होते हैं तब ये बैरियर क्या करता है, रिलैक्स करता है, और इसी सिचुएशन में यहाँ के कंटेंट कहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ड्रीम कब आते हैं, याद रखना, जब आपका ब्रेन हाईली एक्टिव होता है। नॉर्मली आप ये नहीं सोचे कि सोते टाइम ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। याद रखना, जब मैं आपको स्लीप की स्टेजेस पढ़ाऊंगा, NREM और REM के अंदर मैं फर्दर फिर स्टेजेज आपको बताऊंगा, और उस स्टेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेज के अंदर ड्रीम आ रही है, और मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर ब्रेन हाईली एक्टिव होता है, और उसी के अंदर क्या आते हैं, ड्रीम्स। याद रखना, तो जब आपका ये सोएंगे तो प्री कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, प्री कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करेगा, ब्रेन की बात नहीं हो रही है, प्री कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करेगा, और जैसे ही ये रिलैक्स होगा, लूज होगा, तुरंत यहाँ के कंटेंट आपस में मिक्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो आपके टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। बिहेवियर कौन से माइंड से ऑपरेट होगा, अनकॉन्शियस माइंड से। ड्रीम कौन से माइंड से आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से। बैरियर कौन सा है, प्री कॉन्शियस माइंड। रीजनिंग या इमीडिएट मेमोरी या एक्सटर्नल सोर्स से जब डेटाज लेते हो तो आपका कौन सा माइंड एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड। जैसे अभी है आपका, अभी कौन सा माइंड है, कॉन्शियस माइंड। ये तीनों चारों बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, एक तो ड्रीम के अंदर हो गया, एक आपके यहाँ पर ध्यान देना, एक ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर अनकॉन्शियस कंटेंट को या तो मॉडिफाई किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। ऐसी थेरेपी, ऐसी साइकोथेरेपी जिसके अंदर आप अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट को मॉडिफाई करेंगे। ध्यान रखना, एक थेरेपी होती है जिसका नाम होता है हिप्नोसिस, और इसी से मिलती जुलती एब्रिएक्शन थेरेपी। क्योंकि जब आपके माइंड के अंदर कोई भी ऐसी रिप्रेस्ड एंजाइटी या फिर कोई ऐसा ड्राइव जो कि आपको अचीव नहीं हुआ है और वो कहाँ पहुँच गया है, अनकॉन्शियस माइंड में, अब वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि एक फीमेल है, उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, और उसको लगता है कि मेरे घर वालों, सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए, लेकिन घर वालों का फोकस ज़्यादा उस पर नहीं रहता। इसका मतलब ये उसके माइंड में हमेशा रहेगा कि मैं कैसे लोगों के अटेंशन को क्या करूं, सीख करूं, कैसे लोगों के अटेंशन को मेरे ऊपर रखूं। और जब रेगुलर ये थिंकिंग बनी रहती है तो ये कंटेंट कहाँ पहुंच जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। और अब हमेशा बिहेवियर कौन सी माइंड से ऑपरेट होता है, अनकॉन्शियस से। और ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, ऐसे ऐसे एक्ट करेगी हमेशा अनकॉन्शियसली। ध्यान रखना, अनकॉन्शियसली ऐसे ऐसे एक्ट करेगी जिनसे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। जैसे कि हिस्टीरिया, हिस्टीरिया जो डिसऑर्डर होता है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जितने भी जो सिम्टम आते हैं वो अनकॉन्शियसली आते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इस तरफ में एक मैटर चला था कि कुछ लोग आते हैं
चोटी काट करके लेकर के चले जाते हैं फीमेल्स की। और बाद में डायग्नोस हुआ था डिसोसिएटिव कन्वर्जिव डिसऑर्डर। और उन फीमेल्स को पूछा गया तो उन्होंने एक्चुअल में उन्होंने खुद ने ही ये एक्ट किया था, लेकिन किया था कॉन्शियसली नहीं दोस्तों। उन्होंने किस तरीके से किया था? अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड। इसको अगर आप सही रखेंगे तो ही आपका बिहेवियर सही रहेगा। और ये सही कब रहेगा? जब आप सही तरीके से अपने कॉन्शियस माइंड को काम में लेंगे, या डेली एक्टिविटीज़ में आपके साथ कोई ऐसी इवेंट नहीं हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हों। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, उस अनकॉन्शियस माइंड की वजह से आपके डीसीडी हो रहा था, हिस्टीरिया हो रहा था। और ध्यान रखना, ऐसी साइकोथेरेपी जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट को मॉडिफाई करती है, ऐसी साइकोथेरेपी जो इस कंटेंट को मॉडिफाई करती है, उसका नाम क्या होगा? हिप्नोसिस या एब्रिएक्शन। ये दोनों थेरेपीज क्या होती है? अपन जब थेरेपी वाला पार्ट पढ़ेंगे, जब अपन साइकोथेरेपीज पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। तो आपने पढ़ा टोपोग्राफिकल मॉडल, और टोपोग्राफिकल मॉडल में आपने कहा कि इसके अंदर माइंड के 3 रीजन्स बताए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। कौन कौन से माइंड? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, और थर्ड अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस एक ही बात है। 3 कौन से हो गए? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए हैं आपके माइंड के, और इन तीनों की स्पेशलिटी भी मैंने आपको बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके बार बार आएगा वो कौन सा वाला आएगा? अनकॉन्शियस माइंड, जो बिहेवियर, जो ड्रीम, जो आपके सब कुछ बिहेवियर को ऑपरेट करता है, वो कौन सा वाला होगा? अनकॉन्शियस माइंड। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बिहेवियर वाला अनकॉन्शियस माइंड। इसी से रिलेटेड अपन इस ट्रायोलॉजी को समझते हैं। आपका बिहेवियर कैसे अराइज हुआ? मैंने कह तो दिया आपको, मैंने आपको बता तो दिया कि बिहेवियर इस तरीके से अराइज होता है, लेकिन दोस्तों अब अपन समझेंगे कि देखो किस तरीके से आपका माइंड जो होता है वो किन स्टेप में आकर के आपको एक्ट करने पर मजबूर करता है। आप कैसे फोर्स किए जाते हैं आपके माइंड के द्वारा अनकॉन्शियसली, नहीं चाहते हुए भी। तो इसके लिए आपको समझना होगा ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। टोपोग्राफिकल मॉडल क्लियर है, जिसको आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा समझाया गया है। किसने समझाया है? सिगमंड फ्रॉइड ने। अब अपन बात करते हैं ट्रायोलॉजी, और ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं। जिन्होंने फेसबुक लाइव लिया होगा वहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन, ये ट्राइएड है। ये जो ट्राइएड है, इससे आपको समझ में आएगा कि देखो आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। इन तीनों के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कॉग्निशन, जो वर्ड होता है, जो टर्म होती है, उसका मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना, इसका मतलब किससे रिलेटेड होता है? थिंकिंग से, या थॉट से, या फिर इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअल पावर। ठीक है, मैच्योर थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, थिंकिंग के बारे में बात हो रही है, थॉट्स के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे कॉग्निशन। सबसे पहले जब माइंड काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या होगा? आइडियाज आएंगे। सबसे पहला काम क्या आएंगे? आइडियाज आएंगे, जिसको नाम क्या दे रहे हैं आप? कॉग्निशन। चाहे थिंकिंग आए, थॉट आए, इंटेलेक्चुअलिटी आए, आपको डायरेक्ट क्या समझना है? किसकी बात हो रही है? कॉग्निशन की। दूसरी बात करते हैं अफेक्शन। जैसे आपको आइडियाज आ रहे हैं, जैसे आपको थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसके बाद में उसी से मिलते जुलते इमोशंस डेवलप होते हैं। क्या अपीयर होते हैं? इमोशंस या फीलिंग्स, और इनको आप नाम देंगे अफेक्शन। मतलब जैसे आइडियाज आएंगे वैसे ही इमोशन आएंगे। अच्छे आइडियाज आएंगे तो अच्छे इमोशन, गलत आइडियाज गलत इमोशन। वो मेरे बारे में सही सोचता है तो आपको उससे प्यार हो जाता है, ये आपकी फीलिंग्स है। वो मेरे लिए गलत सोचता है तो आपको
उससे हेट होने लग जाती है। इसका मतलब इमोशन के लिए कौन जिम्मेदार? थिंकिंग जिम्मेदार। तो सबसे पहले आइडियाज बने, जैसे आइडियाज बने वैसे इमोशन बने, और अब ये इमोशन आपको फोर्स करेंगे प्यार करने के लिए, मतलब एक्ट करने के लिए। ये तो फीलिंग्स डेवलप होगी, और अब आप एक्ट करेंगे, और ये एक्ट क्या कहलाएगा? ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? कॉग्निशन, सॉरी कोनेशन। क्या कहलाएगी? कोनेशन। कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन। सबसे पहले आइडियाज आते हैं, और आइडियाज इमोशन को डेवलप करवाते हैं दोस्तों, और वो इमोशन आपसे जबरदस्ती काम करवाता है, एक्ट करवाता है, आपको जबरदस्ती मजबूर करता है एक्ट करने पर। ध्यान रखना, ये इमोशन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके चक्कर में आकर के आप एक्ट करते हैं। अगर इमोशन नहीं होता तो शायद आप काम नहीं करते, एक्ट नहीं करते। और इमोशन के लिए कौन जिम्मेदार? आइडिया जिम्मेदार। तो सबसे पहले अगर आपको एक्ट करवाना है तो आपके लिए विचार, इमोशन से पहले कौन रिस्पॉन्सिबल? थॉट्स, थिंकिंग। अगर थिंकिंग ही नहीं होगी तो इमोशन भी नहीं होंगे, और इमोशन नहीं होंगे तो एक्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइडियाज आते हैं, उसके बाद इमोशंस डेवलप होते हैं, और उसके बाद में आप क्या करते हो? एक्ट करते हो। मैं एग्जांपल आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके से देखो ये काम कर रहा है। आप बैठे हुए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते एकदम से आपके माइंड में एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या आइडिया आया? कि शायद वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। आपने सोचा और आपको पता लगा कि यहाँ पर तो अर्थक्वेक आ चुका है, भूकंप आ गया है। और जैसा ही ये आइडिया बनता है आपके इमोशन डेवलप होते हैं। बताओ इमोशन में क्या होगा? आप घबरा जाएंगे, आपको डर लगने लग जाएगा, फियर हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूं, और आप पढ़ाई को छोड़ करके, क्लास को छोड़ करके भाग जाएंगे। देखो, क्लास को छोड़ करके आप भाग करके बाहर गए हो, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो आइडिया। क्या आइडिया? कि अर्थक्वेक आ गया एकदम से। फिर आपने देखा नहीं 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 मेरे को ऐसा ही लगा है, और आप वापस स्टडी कंटिन्यू करने लगे। तो एक विचार ने तो आपको क्लास लेने पर मजबूर किया, और एक ने आपको क्लास से दूर कर दिया। तो दोनों के लिए कौन जिम्मेदार? आइडिया जिम्मेदार। एक आइडिया आया कि यार बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, और मेरे हो सकता है एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल हो, आने वाले एग्जाम में हो सकता है मैं बढ़िया पढ़ाई कर लूँ तो सेलेक्ट हो जाऊँ। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो मजबूरी होती है, आप बैठ करके पढ़ते हैं। इसका मतलब एक आइडिया ने तो आपको पढ़ने पर मजबूर किया, और सडन दूसरा आइडिया आया, उसने आपको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो जितने भी एक्ट होते हैं उन सभी एक्ट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? थिंकिंग या थॉट। और इन सभी एक्ट को मिला करके ही अपन नाम देते हैं दोस्तों बिहेवियर। क्या नाम देते हैं? बिहेवियर। ये जो बिहेवियर होता है ये कहाँ से डेवलप होगा? कॉग्निशन से। ये तीनों टर्म ध्यान रखना, और इनको कभी भी एक्सचेंज मत करना। सबसे पहले कॉग्निशन होगा तो कॉग्निशन ही होगा। ध्यान रखना, कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, इसी वे में आपको ध्यान रखना है। कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन, थिंकिंग, इमोशन और एक्टिविटी। गलत आइडिया, गलत इमोशन, गलत एक्ट। इसका मतलब ध्यान देना इधर, ऐसे डिसऑर्डर जिनमें गलत एक्ट करते हो, तो अगर उनमें आपको ट्रीटमेंट देना हो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसमें गलत एक्ट करते हो, अगर आपको उसका ट्रीटमेंट करना है तो आप डायरेक्टली एक्ट को बंद करेंगे या थिंकिंग को बंद करेंगे या मॉडिफाई करेंगे? इन दोनों में से किसको करेंगे? इसको अराइज किसने करवाया? थिंकिंग ने। इसको अपीयर किसने करवाया?
थिंकिंग ने। तो अगर आपको एक्ट को सही करना है तो आप किसको सही करेंगे दोस्तों? थिंकिंग को, मतलब किसको? कॉग्निशन को। और याद रखना, ऐसी थेरेपी का नाम होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसी थेरेपी जिसमें कॉग्निशन को सही करोगे, ऑटोमेटिक एक्ट सही हो जाएंगे। मतलब सही क्या हो जाएगा? बिहेवियर। कॉग्निशन को सही किया, बिहेवियर सही हो गया, और ऐसे ट्रीटमेंट को नाम दिया थेरेपी, तो वह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एग्जाम्पल समझना, देखो कहां पर काम में ले रहे हो आप इस थेरेपी को? कहां पर काम में ले रहे हो? OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, समझना। माइंड में विचार आते हैं, क्या आते हैं? कॉग्निशन आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, और उससे एंजाइटी डेवलप होती है, मतलब इमोशन डेवलप होता है, मतलब अफेक्शन हो गया। और पर्सन को लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे बहुत सारी समस्या हो जाएगी, दुखी हो जाता है, और मजबूर होता है हाथ धोने के लिए, मजबूर होता है एक्ट करने के लिए। और बार बार हाथ धोना क्या कहलाता है? कंपल्सन। और मिलाकर के अपन नाम देते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। लोगों को लगता है कि बार बार हाथ धोना बीमारी है। नहीं, बीमारी बार बार हाथ धोना नहीं है, बीमारी है बार बार विचार आना, बार बार आइडियाज आना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली अपीयर होगी, विचार आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कंपल्सन को ठीक करना है तो ठीक किसको करेंगे? ऑब्सेशन को, मतलब आइडियाज को, और आइडियाज को सही करेंगे मतलब कॉग्निशन को सही करेंगे। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि OCN के लिए थेरेपी कौन सी काम में लोगे, तो दोस्तों क्या बताओगे? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और ये तीनों माइंड के जो 3 ट्रायोलॉजी अपन ने बताई है जिसके थ्रू आप एक्ट कर रहे हैं, वो कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन। आपने ट्राइएड देखा होगा, कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन। क्लियर है? आपने एक ऐसा ट्राइएड देखा होगा, कॉग्निशन, अफेक्शन, कोनेशन, ये दोनों को डेवलप करवाता है, ये ऑपरेट करता है इन दोनों को। सबसे पहले कॉग्निशन आता है, इमोशन डेवलप करवाता है, और फिर आपसे एक्ट करवाता है। अगर एक्ट सही करना हो तो थिंकिंग को सही करना पड़ेगा। सोच बदलो, देश बदलेगा, एक्ट बदलेगा, एक्ट। सोच बदलो, एक्ट बदलेगा, थिंकिंग बदलो, बिहेवियर बदलेगा। आपको कहा जाता है कि अगर देखो, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आप पढ़ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में रेस्पॉन्सिबल है आपकी थिंकिंग, ना कि नहीं पढ़ना। उसके लिए आपकी थिंकिंग रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपके माइंड में विचार आएंगे तो आप खुद ही उठ करके क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। आपके माइंड में आया यार अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, विचार आया नहीं होगा, तो आप डर जाते हैं, मतलब इमोशन आ जाते हैं। और ये डर, ये फेल होने का डर ही तो है जो आपको पढ़ाता है। ये फेल होने का डर ही तो है जो कि आपको अभी बैठ करके 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा जो लेक्चर अपन ले रहे हैं, जो देखने पर मजबूर कर रहा है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि क्लास को हाइड करेंगे। क्यों हाइड करेंगे? क्योंकि उससे आपके माइंड में एक विचार आएगा दोस्तों। क्या विचार आएगा? कि यार अगर अभी क्लास लेंगे तो ठीक है, नहीं उसके बाद क्लास नहीं मिलेगी, मतलब मेरा लॉस होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर मेरा पढ़ाया अगर आपको ठीक लगेगा, तो आप सोचेंगे कि मेरा लॉस हो जाएगा। और इस लॉस के डर से दोस्तों आप रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कहीं नहीं जाएंगे। और जिनके कमेंट आते हैं कि इससे कोई पर्सनल काम है, इसका मतलब उनके वो विचार आ ही नहीं रहा है। आपकी थिंकिंग जो होती है, वो थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों के बीच बीच में मैसेज आते रहते हैं। क्या मैसेज आते रहते हैं? कि इसने सही कमेंट किया है, उसने गलत कमेंट किया है, इसने ये किया है, वो किया है। उनका ध्यान पढ़ने पर नहीं होता,
उनका ध्यान कहाँ होता है, वहाँ पर होता है। अगर आपकी थिंकिंग सॉलिड होगी, अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आप उसके लिए सही सोचेंगे तो पढ़ेंगे। आपके माइंड में आइडिया पढ़ने का तो है ही नहीं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी को देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया कि अपन हाइड करेंगे, जिससे आपके मन में एक फीलिंग आए, एक इमोशन आए, एक फियर डेवलप हो कि ये दोबारा क्लास नहीं मिलेगी। आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी स्टूडेंट आप में से ऐसा नहीं होगा जो कोई यूट्यूब चैनल पर पूरी पढ़ाई कर लेता होगा, बहुत रेयर होंगी, हो सकता है कोई हो। लेकिन जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी क्लासेज अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने 10,000, 20,000, 30,000 पे किया हुआ होता है और डर होता है कि अगर आज की क्लास ले लूँगा तो दूसरे बैच में बिना पैसे दिए हुए रिवाइज नहीं किया जाएगा, और उस डर की वजह से आप रेगुलर क्लासेज जाते हैं। ये थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी दोस्तों। जब आप सोचते हैं तो वो आपका करने को मजबूर करता है। इस कॉग्निशन को मजबूत बनाओ, इस आइडिया को मजबूत बनाओ। जब आप आइडिया को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक्ट करने पर मजबूर हो जाओगे। मतलब आप अपने आप को फोर्सफुली, अनकॉन्शियसली आप पढ़ने पर शिफ्ट कर दोगे, पढ़ाई पर शिफ्ट कर दोगे। तो थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपन पढ़ रहे थे ट्रायोलॉजी, और ट्रायोलॉजी में अपन ने बात करी थी कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन। दो बातें पढ़ी अपन ने, एक तो ट्रायोलॉजी और एक है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है, टोपोग्राफी के अंदर अपन ने क्या किया है, माइंड के 3 रीजन बताए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और दूसरा जो है ट्रायोलॉजी, उसके अंदर 3 आपने बताए हैं, क्या क्या, कॉग्निशन, अफेक्शन और कोनेशन। बिहेवियर किसको कहेंगे, कोनेशन को आइडियाज किनको कहेंगे, कॉग्निशन को। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ध्यान रखना। कॉग्निशन का मतलब इंटेलेक्चुअलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, थिंकिंग से रिलेटेड है। कोनेशन का मतलब एक्ट से रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है, या बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, जहाँ पर भी डिसऑर्डर आएगा, आपको एंजाइटी होती है, आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार, आइडिया जिम्मेदार, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करेंगे जहां बार बार ये मॉडल आएगा। ये बहुत बेस है, ये बेसिक है, याद रखना दोस्तों। हर क्लास में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से याद करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से आज अपन इस क्लास को हाइड नहीं करेंगे, क्लियर है। आज इसको हाइड नहीं करेंगे, इसको आप 1-2 बार रिव्यू करके अच्छे से माइंड के अंदर बिठा लेना। याद रखना, हाइड कौन सी क्लास करनी है नहीं करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा, और आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी क्लास कभी भी हाइड हो सकती है। जस्ट आफ्टर लेक्चर आपको टाइम का ध्यान रखना ही है, 9 से लेकर के 10 बजे, रात को 9 से लेकर के 10 बजे तक आपको प्रेजेंट रहना ही होगा, अगर आप अच्छे से कंटेंट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं अब और भी सब्जेक्ट आपके लगवाने की, क्लियर है। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट का प्लान कर रहे हैं, जैसे जैसे होगा अपन अपडेट करते जाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बातें नहीं करके मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा। आज अपने दोनों मॉडल पढ़े हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लेना, एक तो टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा ट्रायोलॉजिकल मॉडल्स, ठीक है दोस्तों। थैंक्स टू ऑल।